नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल ना बढ़े। सर्दी के मौसम में हमारे खाने-पीने में बहुत बदलाव होता है, बाहर के मौसम में बहुत बदलाव होता है और ये टाइम एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। ये जो चैलेंजिंग है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सर्दियों के मौसम में आती हैं, तो अगर आपके पास पूरी जानकारी है, तो उसको आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैलेंज नंबर 1 से, वो है बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल। अब क्रिएटिनिन लेवल क्यों बढ़ रहा है, ये समझना आप सभी के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि सर्दी में क्यों ज़्यादा बढ़ता है। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनता है। हमारी मसल्स में बनने वाला वो वेस्ट मटेरियल है। तो अगर किसी भी वजह से हमारी मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, मसल को स्टिफ करके बैठ जाते हो। तो जब हम मसल को स्टिफ करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ते हैं। जब हमें ठंड लगती है, हम ठुठुराते हैं, शिवरिंग होती है, तो क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसे कंट्रोल करने के लिए एक छोटा-सा काम करना है कि अपनी बॉडी को आपने अच्छे तरीके से वार्म रखना है। आप कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी वार्म है या नहीं है? वो है आपके हाथ। अगर आपके हाथ गर्म हैं, तो आपको ठंड नहीं लग रही। अगर आपके हाथ ठंडे हैं, उँगलियाँ ठंडी हैं, इसका मतलब है कि आपको ठंड लग रही है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप पैडेड जैकेट्स डालें, क्योंकि पैडेड जैकेट्स के अंदर हवा अंदर नहीं जा पाती है, अच्छी वार्म रहती हैं, लाइट वेट रहती हैं, तो पैडेड जैकेट्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। घर पर जब आएँ तो अपने कमरे को जितना हो सके उतना गर्म रखने की कोशिश कीजिए जिससे आपको ठंड बिल्कुल भी ना लगे। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी होती है ठंड के मौसम में, वो है यूरिया के लेवल्स। हमारा खाना-पीना इतना बदल जाता है कि उसमें बहुत सारी बाहरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे हलवा, गाजर का हलवा हो या फिर किसी और चीज़ का हम ह मूँग दाल का हलवा जैसे हम खा रहे होते हैं, तो जब हम हलवा खाते हैं उसमें घी, तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तली हुई चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन करते हैं, पूड़ियाँ खाने का बहुत मन करता है। तो जब भी हम कोई भी तली हुई या भारी चीज़ खाते हैं तो हमारे लीवर में यूरिया ज़्यादा बनता है, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी में लीवर ही बनाता है। अगर हम कोई भारी चीज़ खा रहे हैं तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है उस घी, तेल को ब्रेक डाउन करने के लिए और रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सर्दी के मौसम में तला नहीं खाओगे, भारी सामान नहीं खाओगे, हलवा-वलवा नहीं खाओगे, तो यूरिया के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज़ जो हमने ध्यान रखनी होती है, वो है पोटेशियम। सर्दी के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आस-पास आ रही होती हैं, जिन्हें हमारा खाने का मन कर रहा होता है और उससे एक किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और खासकर हार्ट अटैक जैसी दिक्कत। उसमें सबसे बड़ा कसूरवार होता है वो है गुड़। सर्दी के मौसम में आप पूरे नॉर्थ इंडिया में देख लो कि गुड़ की आइटमें बढ़ जाती हैं। गुड़, गच्चक, रेवड़ी ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट का मन भी करता है क्योंकि इतने सालों से खा रहा होता है, उसका मन है कि मैं थोड़ी-सी और खा लूँ। मगर अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो आपने गुड़ या फिर गुड़ की बनी हुई कोई भी आइटम नहीं खानी, क्योंकि अगर इसे हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा जंप करेगी, हमको हार्ट अटैक आ सकता है, हमें डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। अब गुड़ से पोटेशियम कैसे बढ़ता है उसको थोड़ा-सा जान लोगे तो आगे आपके लिए थोड़ा-सा आसान और हो जाएगा। आप सोचो कि गुड़ बनता कैसे है? गुड़ बनता है गन्ने से, तो हमने इतना बड़ा गन्ना लिया था, उसका जूस निकाला तो वो 1 कप या 1 डेढ़ कप निकलता है, 1 डेढ़ गिलास के आसपास। उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद इतना-सा गुड़ बनता है, यानी हमने एक गन्ने को इतने से गुड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने से गुड़ के अंदर पूरे गन्ने का पोटेशियम आ जाता है। तो अगर आप थोड़ी-सी मात्रा भी खाते हो गुड़ की, तो आप क्या देखते हो कि ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल तेज़ी से जंप करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो आपने गुड़ और गुड़ की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी इसी वजह से। चौथी चीज़ जिनका हमें ध्यान रखना होता है वो है पत्तेदार सब्जियाँ। सब्जियाँ सर्दी के मौसम में कम हो जाती हैं और पत्तेदार सब्जियाँ पालक, बथुआ, मेथी, सरसों ये बहुत मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, जो मार्केट में वैसे भी थोड़ा चीपर रेट पर आता है, तो लोग ज़्यादा खाते भी हैं, बनाते भी हैं। सरसों का साग बन रहा है, मिक्स साग बन रहा है, बथुआ बहुत आ रहा है। अगर आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो इन सब चीज़ों से पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने पत्तेदार सब्जियों का साग नहीं बनाना। जैसे हम सरसों का साग बनाते हैं, वो आप नहीं बना सकते। अगर आप मेथी की रोटी खाना चाहते हैं, खा सकते हैं, मगर मेथी का कोई साग बनाकर नहीं खा सकते, क्योंकि फ़र्क है मात्रा के अंदर। जब आप मेथी की रोटी बना रहे हैं तो उसमें एक चुटकी भर थोड़ा-सा कितने पत्ते होंगे 20, 25, 30, 50 इतने पत्ते ही आएँगे। मगर जब हम साग बनाते हैं तो कितना सारा 1 किलो साग लेंगे, इतना पहिया में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वहाँ पे क्या होता है कि
पत्ते के अंदर जो पोटेशियम था वो कंसंट्रेट हो जाता है। इस वजह से पत्तेदार सब्जियों का साग और चटनियाँ मना होती है किडनी फेलियर पेशेंट को। अगर कम मात्रा में आप ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पोटेशियम वाली दिक्कत आएगी, हो सकता है कि आपको उसकी वजह से डायलिसिस भी करवाना पड़ जाए। तो इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो काफ़ी बचाव हो जाता है सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, धूप सेक रहे हो फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आपने ध्यान के रखना है वो है विटामिन डी का। जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर उनके अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है उसको हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, मगर धूप से जो विटामिन डी हमें मिलता है वो इनएक्टिव होता है, यानी वो काम के लायक नहीं होता। उसे काम के लायक बनाती है हमारी किडनीज़। अब किडनी है हमारी खराब, विटामिन डी तो बॉडी में है, बट वो काम नहीं कर रहा। अगर शरीर में विटामिन डी काम नहीं कर रहा तो हमारी हड्डियों पे कैल्शियम नहीं चिपक पाता, हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और वो पेन करना स्टार्ट करती है। हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है कि अगर हमारी हड्डियों में, मसल्स में पेन हो रहा है तो विटामिन डी हमें दूसरी फॉर्म में लेना होता है जिसका नाम है कैल्सिट्रोल। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है जिससे किडनी को एक्टिव नहीं करना होता। किडनी वाला जो पार्ट है वो बाईपास कर चुके हैं इसके अंदर। ये बॉडी में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जो हड्डियों में दर्द है, मसल्स में पेन हो रहा है, जो सर्दियों में हो रहा है, उसमें ये आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो सर्दी के मौसम में तो किडनी पेशेंट की लाइफ में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं और यही मैं चाहता हूँ। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको एक बार देखो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किडनी किस तरह से काम करती है, किन-किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए वहाँ से रिकवरी का पॉइंट बन जाता है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अब रिकवरी कैसे होती है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पेशेंट से आप मिलें। मेरी बात सुनेंगे, विश्वास नहीं होगा, पेशेंट से मिलेंगे, आपको पूरा विश्वास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर अमित। अमित जी जुलाई के महीने में आए थे। जुलाई में आपका क्रिएटिनिन कितना था बताओ? वो तो देख के बताओ। 9.67। और आज क्या महीना चल रहा है? महीना चल रहा है दिसंबर। क्या लेवल है क्रिएटिनिन का? 4.8। 4.8। हमने 4-5 महीने के अंदर लेवल 9 से जब था 9 से 4 आया। जब 9 था डॉक्टर ने क्या बोला था आपको क्या करना है? डायलिसिस करवाया आपने अभी तक कोई? जब 9 का क्रिएटिनिन लेवल था तो शरीर में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? थकान महसूस होती थी और नींद ज़्यादा आती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? सही सुस्त रहता था। सही सुस्त रहता था। जब शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाते हैं तो बॉडी में अलग-अलग टाइप के सिम्पटम आते हैं। नींद आना ज़्यादा, नींद बिल्कुल चले जाना, खुजली होना, जैसे आपको खुजली थी आप बता रहे थे, थकावट होना, ये सारे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल के सिम्पटम होते हैं। जैसे-जैसे खून साफ होता रहता है, वैसे-वैसे सिम्पटम चले जाते हैं। अभी कोई सिम्पटम महसूस कर रहे हो? नहीं, अभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जो पिछले 5-6 महीने में इलाज चला, जो शरीर में बदलाव आया, एक बार बताओ कि क्या बदलाव आया शरीर के अंदर? एक तो सर मेरा खून कम था। खून हो गया 11। 11 पॉइंट हो गया। तब कितना था खून आपका? मेरा जी 5 पॉइंट कुछ था जी। अच्छा। अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं खून के, नहीं लगवाने पड़ रहे? इंजेक्शन मैंने कभी लगवाया। बिना उसके मेडिसिन से ही खून बनने लग गया। और क्या फ़ायदा हुआ? शरीर थकान नहीं मानता, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थकान नहीं होती शरीर में। अच्छा, तो जो बाकी किडनी के मरीज़ हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? ये दवाई नहीं थी और क्या बोलूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर जैसे विदिन 15 डेज और विदिन 30 डेज हम इसका टेस्ट क्रिएटिनिन और यूरिया चेक करवाते थे। वो तो महीने टेस्ट होगा। हाँ, एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता था। अब रुक गया है। हर बार जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें ये है कि वो स्टेबिलिटी स्टेबल है, 4 के पास आ रही है। 4 के पास। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी किडनी 30% तक या एक 70% एक 30% दोनों किडनियाँ जो है वो नहीं है, आप टेस्ट गलत देख रहे हो। वो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता। वो डीटीपी रीनल स्कैन होता है। जब हम खून साफ हो रहा है तो कौन सी किडनी कितने % साफ करी वो बता रहा है। अच्छा, 70 और 30 100 हो जाएगा ना। तो वो भी तो डॉक्टर साहब काफ़ी ये था ना, काफ़ी मतलब अभी जो जब आप मेरे पास आए थे तो किडनी 90% के आसपास बंद थी। वो भी तो क्रॉनिक सिचुएशन थी डॉक्टर साहब। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी, उस टाइम में डायलिसिस पक्का था। आज जो लेवल है क्रिएटिनिन 4 पे क्रिएटिनिन का मतलब ये होता है कि किडनी 60% आज की तारीख में भी काम नहीं कर रही। क्योंकि इनको हमने जयपुर गोल्डन में देखा था तो किडनी स्पेशलिस्ट को मैंने बोला कि भाई
आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, कोई हम्म इसका है नहीं, कोई हमारे पास कोई और इलाज है नहीं। तो लेकिन फिर पता लगा कि भाई जैसे साइंस संजीवनी यहाँ आपका पता लगा, तो इनकी मेडिसिन वगैरह जब शुरू करवाई, तो स्टार्टिंग में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई तो उसमें काफ़ी क्रिएटिनिन लेवल जो है डाउन आया, तो हमें ये लगा कि भाई शायद, तो फिर हमने एलोपैथी को छोड़ के हम्म और साइंस संजीवनी पे पूरा कंसंट्रेट किया कि भाई जो ये करवा रहे हैं वही करो, उससे ही हो पाएगा, कुछ होगा। चलो, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कभी भी मेरे से आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने पे आ जाया करो, ठीक है। ठीक है। बाकी अपना 2-3 महीने तो अपनी मंगवा ली, जब लगता है टाइम है, फुर्सत है, दिल्ली का चक्कर काटना है, आ जाओ, ठीक है। मतलब चलो, तो ये है कि आपकी कृपा से ये थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए तो चक्कर काटने बंद ही कर देंगे फिर हम। देखो, झूठ क्या बोलूँ, अगर मेरे बस का होता तो मैं पहले महीने में कर देता। चलो Fine इतना भी है। काफी है डॉक्टर साहब, ये तो आप सोचो, एक अच्छा मरीज, एक अच्छा ठीक हुआ मरीज हमारी सबसे बड़ी वो एसेट होती है, क्योंकि वो इतने मरीज भेजता है जो हम संभाल नहीं सकते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो हम खुद चाहते हैं कि अगर कोई मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, बट ऐसा है नहीं, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अगर मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, कहूँगा उसके पास जाके इलाज करवा लो। बिल्कुल। तो चीज़ होनी चाहिए, होगी तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अच्छे से खाओ, जो दे रखा है उसे अच्छे से लो, मेडिसिन टाइम से लो, लेवल जो डम करवाने कैसे करवाने वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। चलें चलें, ओके।